तो अब इसकी टीबी की ट्रीटमेंट और ड्रग्स की बात कर लेते हैं। जो मेनली टीबी के लिए प्रोफिलैक्सिस यूज़ होता है, मतलब कोई बंदा है जिसको टीबी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उसके लिए 9 मंथ्स हम आइसोनाइज़िड उसको देंगे। आइसोनाइज़िड इज़ द ओनली प्रोफिलैक्सिस यूज्ड इन टीबी फॉर 9 मंथ्स। और अगर लेटेंट टीबी है, अगर लेटेंट डिजीज़ है, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है, जो लेटेंट फॉर्म के अंदर है, तो हम रेफेमाइसिन देंगे, मोनोथेरेपी रेफेमाइसिन की देंगे फॉर 4 मंथ्स। अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, एक्टिव डिजीज़ है टीबी की, तो उसमें हम राइप रेजिमेन देंगे, जिसमें रिफेम्पिसिन, आइसोनाइज़ेट, पायराज़िनामाइड और इथेम्ब्यूटोल देंगे। और समटाइम्स स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इस थेरेपी के साथ ऐड की जाती है। उसके अलावा अगर एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, ये वो टीबी होती हैं जो ये नए टीबी के एंटीजेंस हैं। ये इनके ऊपर ड्रग्स जो मेनली ड्रग यूज़ की जाती हैं राइप रेजिमेन की, ये असरअंदाज नहीं होती हैं। इसके लिए जो नई ड्रग्स वो तजवीज़ की गई हैं, उसमें प्रीटोमेनिड, बेटाकोएलाइन और लेनाजोलेट दी जाएँगी। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है टीबी की, वो अभी तक यही राइप रेजिमेन है। अब हम इनकी फार्माकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग्स हैं उसकी फार्माकोलॉजी क्या है। अब रिफेम्पिसिन है, इसका जो मेनली मोड ऑफ एक्शन है, उसका ये क्या करती है कि इनहिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। ये एक एमआरएनए होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको इनहिबिट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है, और ये और टीबी के अलावा और दूसरे बैक्टीरियाज पे भी असर उसका होता है, ये और बैक्टीरियाज के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अब इसको जो यूज़ करने का वो रिस्क है वो क्या है कि अगर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेट होने की वजह से उसका जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए को सिंथेसाइज करने का, वो म्यूटेट हो जाता है, या ये एंजाइम म्यूटेट अगर हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगेंस्ट रिफेम्पिन। इसके अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑरेंज कलर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स लाइक यूरिन एंड स्वेट्स, ये इसके मेन साइड इफेक्ट हैं। उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शंस वगैरह भी इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं। इसके अलावा आइसोनाइजेट की बात कर लें तो ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। जैसा कि आपको पता है माइकोलिक एसिड से ही इसकी सेल वॉल बनती है, तो सेल वॉल के बगैर जो टीबी का बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। अब आइसोनाइजिड को केटालेस पेरोक्सीडेस एंजाइम होता है, ये इम्पोर्टेंट है आइसोनाइजिड की एक्सप्रेशन के लिए। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर टीबी का जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट हो जाए, म्यूटेट होने की वजह से अनएक्सप्रेशन ऑफ द केटालेस पेरोक्सीडेस हो जाए, मतलब केटालेस पेरोक्सीडेस अनएक्सप्रेस नहीं हो पाए, क्योंकि आइसोनाइजेट को एक्टिवेट होने के लिए केटालेस पेरोक्सीडेस की ज़रूरत होती है, तो आइसोनाइजेट वर्क नहीं करेगी। और उसके अलावा जो बाइंडिंग साइट होती है आइसोनाइजेट की, जिस एंजाइम के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, वो एंजाइम अगर म्यूटेट हो जाए, जो एंजाइम सिंथेसाइज करता है माइक्रोलिक एसिड, तो उस फिर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है टीबी के अंदर अगेंस्ट आइसोनाइजेट। इसके अलावा पिराजिनामाइड की अगर हम बात कर लें तो इसका जो मैकेनिज्म है वो अननोन है, लेकिन ये एसिडिक पीएच में बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके अलावा जो इसका फंक्शन देखा गया है वो फेगोसोम और लाइसोसोम की जो फ्यूजन होता है, जो इनगल्फिंग ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है बाय माइक्रोफेज, उसमें बहुत ज़्यादा ये असिस्ट करती है। इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपर यूरिसीमिया होता है। हाइपर यूरिसीमिया की वजह से ये गाउट करवा सकता है। और इसकी हमने साइड इफेक्ट की बात नहीं की, सॉरी। इसमें जो आइसोनाइजेट के साइड इफेक्ट हैं, इसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी, P450 इनहिबिशन, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, विटामिन B6 डेफिशिएंसी और सीजर्स दैट आर रिफ्रैक्टरी टू बेंजोडायजेपाइन। और इसके अलावा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करा सकती है और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी करा सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये डेफिशिएंसी करती है विटामिन B6 की। इसलिए आइसोनाइजेट के साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है साथ, पाइरिडोक्सिन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इथेम्ब्यूटोल की बात कर लें तो ये इनहिबिट करता है
एल्बिनोसाइल ट्रांसफेरेस, ये एक एंजाइम है जो पोलीमराइज करता है एक पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इस पार्ट के बगैर जो सेल वॉल कंप्लीट नहीं हो पाती, सेल वॉल के बगैर वापसी वही होता है कि बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये जो इथेम्ब्यूटेल है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और भी कुछ किस्म के एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज होती है। अच्छा, इसको प्रेस्क्राइब करने से पहले पीरियोडिक विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके साइड इफेक्ट है उसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस शामिल है। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं आइस के अंदर, उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं विजुअल फील्ड में, उसके अलावा डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी और कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है अगर ड्रग को स्टॉप कर दिया जाए। उसके अलावा अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर लें तो ये इनहिबिट करती है 30 डिफरेंट राइबोसोमल कंपोनेंट्स को विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसकी भी रिस्क फैक्टर ये है कि अगर बैक्टीरियम म्यूटेट हो जाए, और बेसिकली होता ये है कि ये बैक्टीरिया जो होता है जो नॉर्मली आजकल जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है वो उसमें इसकी रेजिस्टेंस मौजूद होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स which are used uh, which are used against mycobacterium tuberculosis, जिसकी वजह से इस जो आजकल का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसमें कॉमनली इसकी रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, उसके अलावा टिंगलिंग एंड प्रिकलिंग सेंसेशन ऑन द फेस। तो इसके साथ हमारा ट्यूबरकुलोसिस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरे को और इन्फेक्शियस डिजीज़ में पहले किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।